हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेकर आए हैं एक नई टॉपिक इंग्लिश व्याकरण, जिसमें हम सीखेंगे दिस एंड डैट का प्रयोग। दिस एंड डैट का प्रयोग। सबसे पहले हम जानेंगे दिस और डैट मीन्स होता क्या है। पहले इनकी मीन्स जो है कि पहले पता करेंगे। दिस मीन्स होता है बच्चों यह, और एंड मीन्स होता है और, डैट मीन्स होता है वह। यानी बच्चों आज की हमारी टॉपिक है यह और वह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। इस टॉपिक के विषय में हम जो है कि आज जानेंगे। तो देखिए बच्चों, दिस, यूज ऑफ दिस की मीनिंग्स होती है यह, इसका प्रयोग, नज़दीक की एक वस्तु की ओर और संकेत करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग इसका प्रयोग नज़दीक की एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। अब बच्चों, यह दिस जो है कि एक वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि दिस वर्ड जो है यह क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर नंबर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि यह एक वचन का बोध कराता है। यह एक वचन का बोध कराता है। जैसे में, और दिस के साथ है के लिए इज का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, यह एक कलम है। अब बच्चे थोड़ा सा समझिए ये बात को। यह एक कलम है। यह एक कलम है का मतलब ये हो गया कि कलम की तरफ इशारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह एक कलम है या यह एक पेन है। इसका अर्थ ये हुआ कि कलम जो है हमारे इर्द गिर्द, हमारे पास या हमारे नज़दीक में ही कहीं पे है, क्योंकि इस शब्दों से यह एक संकेत हो रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि यह एक मार्कर है, तो यह एक मार्कर है, तो हमारा कहीं ना कहीं इशारा इस मार्कर की तरफ होता है कि यह एक मार्कर है। ठीक है।
जैसा कि यहाँ भी बताया गया है आपको कि इसका प्रयोग नज़दीक की एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, इशारे करने के लिए किया जाता है। यह एक कलम है, यह एक किताब है, यह एक सेब है, यह एक सेब है। यह एक खिलौना है। यह आम है। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे सभी अनुवादों में, सभी ट्रांसलेशनों में आप देख रहे हैं कि एक एक शब्द जुड़ा हुआ है। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर हो सकता है कि एक के लिए जो है कि दिस का प्रयोग हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे बताया गया एक वस्तु के लिए। तो ऐसा नहीं है, यह आपको ट्रांसलेशन ऐसा आया है, एग्जाम्पल है, ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। ये एक शब्द का जो टॉपिक है वह एक अलग टॉपिक है, उसको हम किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। अभी जो है कि बात हमारी दिस पे चल रही है, दिस और डैट के यूज पे। तो अभी हम दिस का जो है कि यूज पढ़ रहे हैं कि दिस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। यह एक कलम है, यह एक संकेत किया जा रहा है कलम की तरफ, और इस संकेत में यह स्पष्ट हो पा रहा है कि जो कलम है वह कुछ ही दूरी पे होगी हमसे, या कुछ ही दूरी पे हमसे है, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि नज़दीक की एक वस्तु की तरफ। एक वस्तु का मतलब है कि एक वचन। तो इसका हम ट्रांसलेशन देखिए बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस की अंग्रेजी लिखें, सॉरी यह की अंग्रेजी लिखेंगे दिस। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है दिस के साथ है के लिए इज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे इज लिख लेंगे। उसके बाद एक शब्द के लिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे, और उसके बाद कलम की स्पेलिंग लिख देंगे पेन, दिस इज ए पेन। और लास्ट में बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे जो है पूर्ण विराम हो, खड़ी पाई हो, तो यहाँ पे फुल स्टॉप देना अति आवश्यक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यह एक सेब है, सेम तरीके से बनेगा दिस। उसके बाद फिर है के लिए इज, और ए एप्पल, और यहाँ फुल स्टॉप। यह एक खिलौना है, दिस इज ए टॉय, टॉय मीन्स खिलौना। अगला देखिए, थोड़ा सा जो ट्रांसलेशन है वह इससे थोड़ा सा अलग है। यह आम है, इसमें एक शब्द नहीं आया है। यदि बच्चों आप समझ रहे हो कि एक शब्द के लिए हम दिस का यूज करेंगे, तो यहाँ तो एक शब्द आया ही नहीं है। तो अब देखिए ऐसा नहीं है, हम एक शब्द को बताएं ना कि ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल हम अभी दिस और डैट की टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो दिस और डैट की टॉपिक को समझेंगे। इसमें हम दिस का प्रयोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए यह आम है बताया गया, तो यह शब्द की इंग्लिश हम लिखेंगे दिस, और है के लिए लिखेंगे इज। उसके बाद आम, आम की स्पेलिंग लिखेंगे इंग्लिश MANGO, मैंगो। ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया। समझ गए बच्चों? दिस का प्रयोग नज़दीक की एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। इसमें ध्यान रखना यही है बच्चों कि वस्तु की संख्या भी एक हो, एक से अधिक ना हो, वह प्लूरल नंबर ना हो, वह सिंगुलर नंबर हो, एक हो, और वस्तु दूर कहीं ना हो, नज़दीक में हो, पास में हो। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही दो बातों का ध्यान रखना, आप आसानी से समझ सकते हैं कि दिस का प्रयोग हम कब करेंगे। यदि आप इन दो बातों को ध्यान में रखते हैं कि जो भी ट्रांसलेशन रहे उसको पढ़ने के बाद ये लगे कि नहीं किसी वस्तु का बोध हो रहा है, और वो भी वस्तु क्या है, हमारे इर्द गिर्द है, पास में है, नज़दीक में है, और एक वचन में एक ही वस्तु है, तब आप वहाँ पे दिस का प्रयोग कर सकते हैं। और दिस के साथ है के लिए इज का प्रयोग करेंगे। एक शब्द आया है तो ए का, और उसमें ए और एन दो चीज़ें होती है एक के लिए। जब चलिए ये एक अलग विषय है, इस पर हम बाद में आपको बताएंगे, है ना। अभी आते हैं डैट के टॉपिक पे।
देखो बच्चों, अगली इसमें की अगली टॉपिक थी दिस के साथ साथ डैट। अब डैट की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है वह, यानी दिस की ठीक अपोजिट। अब देखिए, इसका प्रयोग दूर की एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। डैट के साथ है की अंग्रेजी इज लिखते हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, अभी हमने दिस का पढ़ा, अब डैट के विषय में देख रहे हैं। देखिए, इसका प्रयोग दूर की एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। डैट के साथ है के लिए इज लिखते हैं या इज का प्रयोग करते हैं। अब आप बच्चों आप ही बताइए, इसमें यहाँ से लेकर के ये यहाँ पूरा और उसके साथ साथ इज, ये सारी बातें दिस के प्रयोग में थी। अलग कुछ है तो दूर शब्द, उसमें था कि इसका प्रयोग नज़दीक या पास की वस्तु एक वस्तु के लिए किया जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि इसका प्रयोग दूर की एक वस्तु के ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। संकेत दोनों में किया जा रहा है, दिस और डैट दोनों में किया जा रहा है, और दोनों में वस्तु एक ही है, यानी जो भी वस्तु है वह सिंगुलर है, एक वचन है। अंतर है, जो डिफरेंस है वह है कि दिस में जो है कि वस्तु पास में है, इर्द गिर्द है, नज़दीक में है, जबकि डैट में वस्तु दूर है, अपने से कुछ दूरी पे है। यह इस पे स्पष्ट हो रहा है दिस और डैट में। और दिस के साथ भी है के लिए इज का प्रयोग कर रहे हैं, और डैट के लिए भी डैट के साथ भी जो है इज के लिए है का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल में स्पष्ट हो जाएगा। वह घड़ी है देखो बच्चों, वह घड़ी है, वह किताब है, वह एक पुस्तक है, वह एक पतंग है। जैसा कि अभी हमने जिसमें आपको एग्जाम्पल बताया था, उसमें भी कुछ सीधे सीधे थे, कुछ में एक शब्द आया हुआ था। तो इसमें भी हमने कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें दो ट्रांसलेशन में एक शब्द है और दो ट्रांसलेशन बिना एक शब्द के हैं। तो समझिए, डैट, वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे भाई, डैट। उसके बाद बताया गया है डैट के लिए, डैट के साथ इज के लिए है, और यहाँ पे इज लिख देंगे। उसके बाद घड़ी की मीनिंग WATCH फुल स्टॉप।
वह किताब है, वह की इंग्लिश डैट, हमने बताया यहाँ पे देखिए डैट मिस होता है वह। उसके बाद डैट के साथ है के लिए इज, डैट इज। किताब की इंग्लिश लिखेंगे BOOK, बुक। वह एक पुस्तक है, देखिए पुस्तक और किताब दोनों एक ही बात है। डैट इज, यहाँ एक शब्द आया हुआ, इसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे बुक। वह एक पतंग है, वह की अंग्रेजी डैट, डैट के साथ है के लिए इज, एक शब्द के लिए ए, काइट मीन्स पतंग। काइट मीन्स पतंग। अब एक बार फिर से समझते हैं। THAT डैट मीन्स वह होता है, इसका प्रयोग दूर की एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। दूर कोई वस्तु है, उसकी तरफ इशारे किए जा रहे हैं, उसकी तरफ संकेत किए जा रहे हैं। इसे देखिए कि वह एक किताब है, किताब हमसे थोड़ी दूरी पे है, वह एक किताब है। जबकि दिस के एग्जाम्पल में था यह एक मार्कर है या यह एक पेन है, ये कह सकते हैं हम। यानी दिस में जो था, दिस में यह ज्ञान होता था, यह ज्ञात हो जाता था कि जो भी वस्तु है वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे समीप है, हमारे पास है। और डैट में यह बोध हो रहा है कि जो भी वस्तु है वो हमसे कुछ दूरी पे है और हमारे पास नहीं है। दिस में भी एक वचन वस्तु का बोध होता था, डैट में भी एक वचन की ही वस्तु का बोध हो रहा है, वो भी सिंगुलर होता था और ये भी सिंगुलर होता था। संकेत उसमें भी किए जाते थे, इसमें भी किए जाते थे। बस डिफरेंस ये है कि दिस में नज़दीक का बोध होता था, पास होने का ज्ञान होता था, और डैट में दूर होने का ज्ञान हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है दूर होना। अब दोनों के एग्जाम्पल को एक साथ देखते हैं। डैट, चलिए आते हैं डैट वाले में। देखिए ठीक सेम हम लिखते हैं। यह एक संतरा है, वह एक संतरा है, इसमें लिखेंगे। वह एक अंडा है, यह एक बिल्ली है, अब थोड़ा सा समझिए बच्चों इसमें। दिस का एग्जाम्पल, डैट का एग्जाम्पल। यह एक संतरा है, इसमें यह ज्ञात हो रहा है कि संतरा हमसे नज़दीक है, हमारे समीप है, हमसे कुछ ही दूरी पर है। एक बार इसे पढ़िए। वह एक संतरा है, इसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि संतरा कहीं दूर रखा हुआ है या कहीं दूर पे है, या अपने से जो है कि थोड़ी दूर पे है, और उस तरफ इशारे किए जा रहे हैं कि वह एक संतरा है। जबकि इसमें पास होने का बोध हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि यह एक संतरा है। दूसरे में देखिए यह एक अंडा है, इसमें भी यह ज्ञान हो रहा है और यह बताया जा रहा है कि अंडा जो कहीं भी है वह हमारे एकदम इर्द गिर्द है। जबकि इसमें बताया जा रहा है कि वह एक अंडा है, संकेत किया जा रहा है कि वह एक अंडा है।
यह एक बिल्ली है, इसमें संकेत बताया जा रहा है कि वह एक बिल्ली है, यानी बिल्ली जो है अपने से कुछ दूरी पर है और उसकी तरफ इशारे किए जा रहे हैं कि यह एक बिल्ली है। ट्रांसलेशन देख लीजिए कैसे बनाया जा रहा है, इसका अनुवाद कैसे किया जा रहा है इंग्लिश में। यह एक संतरा है, देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा। अब यहाँ से देखिए हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं। पहला नंबर देखेंगे दिस, फिर इज एन ऑरेंज। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, यह एक अंडा है, दिस इज ए एग। तीसरा है थर्ड, दिस इज ए कैट। इधर का ट्रांसलेशन देखते हैं। That is an orange। इसका दूसरा ट्रांसलेशन है डैट का। डैट है के लिए इज लगाएंगे, इज ए एग, ए डबल जी, एग मीन्स अंडा। तीसरा है डैट इज ए सीएटी कैट। दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं और बच्चों दोनों का इंग्लिश अनुवाद कर दिया गया है इंग्लिश में, वो भी आपके सामने है। स्पष्ट हो जा रहा है कि जब कोई वस्तु नज़दीक में हो और एक वचन में हो तो वहाँ पे हम दिस का प्रयोग करेंगे, और जब कोई वस्तु एक वचन में हो और दूर हो तो हम डैट का प्रयोग करेंगे। दोनों में वस्तु की जो संख्या हो वह सिंगल हो, एक वचन में हो। दोनों में जो है कि दोनों दिस और डैट दोनों में वस्तुओं की संख्या एक हो, एक वचन में हो, और दोनों में संकेत किए जा रहे हो, बताया जा रहा हो। यदि ऐसा ट्रांसलेशन आपको मिलता है, ऐसा अनुवाद मिलता है, तो आप उसे तुरंत दिस और डैट के प्रयोग में उसको ट्रांसलेशन कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कब दिस लगाना है और कब डैट लगाना है। दिस लगाने के लिए वस्तु नज़दीक का बोध कराती हो, नज़दीक में हो, समीप में हो, पास में हो, और डैट के लिए वस्तु जो है कि अपने से थोड़ी दूरी पे हो, जो कि अनुवाद से जो है कि या दिए गए अनुवाद से यह स्पष्ट हो पाए कि वस्तु दूर पे है तो डैट का प्रयोग कीजिएगा, और यदि समझ में आए कि नहीं वस्तु समीप में है, नज़दीक में है, तो दिस का प्रयोग कीजिएगा। मगर दोनों में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वस्तु एक वचन में होनी चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और जो है कि आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दिस और डैट की जो टॉपिक है वह जो है कि आपको क्लियर एकदम स्पष्ट हो गई होगी। अब ऐसे ट्रांसलेशनों में आपकी कोई भी त्रुटि नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगले टॉपिक पे वीडियो के लिए कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे आप अगली वीडियो चाहते हैं। और वीडियो वॉचिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।